हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। हम आपको इसके पढ़ा रहे थे डिटर्मिनेंट्स, जो आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो और समझ भी रहे हो, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करें, हाँ सर इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम या ये टॉपिक नहीं समझ में आया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी का एक नया टॉपिक है। तो नया टॉपिक क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब जो हम डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे तो बेसिक जानकारियां हमने ले ली, इंट्रोडक्शन पढ़ भी चुके थे, उससे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके थे। लेकिन अब आगे हमें जो मिलेगा इसकी प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन ये भी बहुत आसान, बस कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट ने अपने दिमाग में रखते हैं तो चाहे जैसा क्वेश्चन हो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। तो आइए उसको समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स ये लिखा हुआ है। तो पहली प्रॉपर्टी पढ़ते और इसके बाद समझते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे लिए है। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, जब तक इनको याद रखना बहुत ज़्यादा, बस कॉन्सेप्ट किस तरह यूज कर रहे हैं एक बार आप ध्यान से देखिए, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टी फर्स्ट है, इफ रो एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंजिंग इट्स वैल्यू रिमेन द सेम। यानी अगर कोई भी इसमें डिटर्मिनेंट्स हो, रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, यानी एक दूसरे में क्या इंटरचेंज कर दो, तो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होता। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जांपल ही जरूरी है। आपको एग्जांपल समझ में आ गया, ये याद था नहीं याद था तो उससे कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं, उसके क्वेश्चन मिलेंगे उसको हम कैसे यूज करेंगे। सपोज कर लीजिए एक डिटर्मिनेंट्स ए था, ये ऐसे मिल जाए A1 A2 और B1 B2 हो जाएगा। अगर हम इनको सॉल्व कर ले तो देखो ये कितना दे देगा, ये आपका लिखा हुआ है। इसमें अगर सॉल्व कर ले तो ये जानते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसको इससे गुणा करो A1 B2 और माइनस A2 B1 हो जाएगा। इतना तो समझ में। अभी हमने एक डिटर्मिनेंट दिया था जिसमें कोई चेंजिंग नहीं किया। अब इसके बाद कह रहा है रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो उसमें क्या होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो देखो इफ अगर इसमें हम क्या करें, डिटर्मिनेंट्स ए रख दें, इसी को चेंज कर दें, मतलब जैसे रो है तो रो को कॉलम में, तो ये A1 A2 है, तो ये देखो रो है, तो आप इसको रो को कॉलम में A1 B1 हो जाएगा, फिर चेंज करोगे A2 B2 हो जाएगा। हमने चेंज किया, देखिए रो में था, ये रो है और ये रो है, ये R1 है, ये R2 है। रो में था, हमने इसको देखो रो में कैसे था, इस रो में था तो इसको कॉलम में चेंज कर दिया, A2 B2 था तो इसको कॉलम में चेंज कर दिया। क्या देखो सेम आता है, गुड मल्टीप्लाई कराइए, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसको इससे, तो ये मल्टीप्लाई कराए A1 और B2 हो जाएगा और फिर माइनस A2 B1, देखो सेम आया कि नहीं। चलिए ये आपको समझ में आ चुका है। एक नंबर का एग्जांपल्स ले लेते हैं और बेटर आपको समझ में आ जाएगा कि इसी को हम क्या करते हैं, एक नंबर के द्वारा एग्जांपल्स ले लेते हैं तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल्स ले लेते हैं और हमने एक ऐसे ले लिया 2 4 6 8, ये डिटर्मिनेंट्स ए था। चलो इनको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इसको क्रॉस मल्टी, यानी 2 × 8 और माइनस 6 × 4, इतना तो आप पीछे बेसिक इंट्रोडक्शन में जान ही चुके हो। 8 2 जा कितना होगा 16 हो जाएगा और 6 4 जा कितना होगा 24, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा -8 आ गया। अब आप रो को कॉलम में चेंज कर दो, अगर इसी को चेंज करते हैं ए को, इसको चेंज करिए, देखिए ये रो में है तो इसको कॉलम में, 2 6 4 8 हमने ऐसे कर दिया तो क्या वैल्यू चेंज होती है, इसको डायरेक्ट इसे 2 8 जा कितना होगा 16 और 6 4 जा कितना होगा 24, घटाओगे तो कितना हो जाएगा -8, देखो सेम आ गया। तो ये चीज़ कह रहा है कि अगर कोई भी हो, चाहे जैसा हो, रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है, कि उसमें कोई चेंजिंग होने वाली है। इसमें चाहे जैसा आपको मिलेगा, तो इनमें यही कह रहा है कि उसमें कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। एक सेकंड, तो इसमें चेंजिंग नहीं होगी। चलिए एक एग्जांपल्स और समझ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। जैसे आपको तीन रो 3 कॉलम मिल जाए, तो A1 A2 A3, फिर मिल जाए B1 B2
B3, C1 C2 C3, ये तीनों मिल गया। आपको क्या करना है, इसमें इंटरचेंज, रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो रो को कॉलम में चेंज कर, ये रो है तो इसको कॉलम में A1 A2 A3 हो गया। देखो ये रो है A1 A2, हमने कॉलम में चेंज कर दिया। फिर इसके बाद देखो ये भी है B1 B2 और ये कितना हो जाएगा कि B3, ये कॉलम में चेंज होगा। फिर ये C3 है तो इसको भी चेंज कर दीजिए C1 C2 C3। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाली कि कोई चेंजिंग वाली। तो चाहे जैसा क्वेश्चन हो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, उनमें हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। जहाँ यूज करना हम यूज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। सेम ऐसी प्रॉपर्टी, हमें कोई इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा, बस जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, यानी हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती। फिर अगला पढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। कह रहा है इफ़ टू रोज और कॉलम्स, यानी कह रहा है इसमें टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंजिंग, इट्स वैल्यू चेंज इन ओनली साइन। यानी क्या होता है, अगर कोई टू रो या टू कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दो, इसमें क्या लिखा हुआ है, रो और कॉलम को नहीं, टू रो हो या टू कॉलम्स हो उसको आपस में इंटरचेंज कर दो। जब इंटरचेंज कर देते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती, बस साइन चेंज हो जाता है। चलिए समझते एग्जांपल से, हम एक एग्जांपल्स ले लेंगे। ऐसे ले लेते हैं A1 A2 B1 B2। आप इसमें चेंज कर दो। चेंज करने का मतलब है ये कॉलम है, ठीक है, इस तरफ का क्या है, ये हमारा कॉलम है, कॉलम को इधर ले, इसको इधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा A2 और फिर लिख सकते हैं B2 और A1 B1 हो जाएगा। तो ये कहा कि इसमें क्या होगा, वैल्यू नहीं चेंज होगी लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इसके पहले क्या था प्लस, जब इसको हमने चेंज किया, क्या चेंज किया कि C1 और इंटरचेंजिंग जो हुआ वो C2 में आपस में इंटर, यानी C1 के स्थान पे C2 चला गया, C2 के स्थान पे C1 है। ये देखो इधर आ गया, तो इसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं होती। चलिए एग्जांपल से आप समझना चाहो, एग्जांपल समझा देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 8, ये ले लेते हैं। अब इसको क्या करो, पहले इसकी वैल्यू चेंज कर लो। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, वैल्यू नहीं चेंज कर, ऐसे मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 8 2 जा कितना होगा 16 और 6 4 जा कितना 14, तो ये हो जाएगा -8। इसका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर हम इसको क्या करें कि इसकी वैल्यू को चेंज कर दें, जब अगर हम वैल्यू को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें क्या करो कि आगे पीछे कर दो, ये हो जाएगा 4 8 2 6। चलिए मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा कितना होगा 24, यानी इसको क्रॉस और इसको क्रॉस में, और 8 2 जा कितना होगा 16, घटाइए कितना 8 हो गया। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर -8 आया था, तो अगर इसको ऐसे ले तो लिख सकते हैं माइनस और -8 लिखा जा सकता है। तो अगर हम डिटर्मिनेंट्स को a मान लें तो डिटर्मिनेंट्स a मान लिया, a मान लेने पे क्या हो जाएगा, अगर आप दे देगा तो देखो साइन तो नहीं चेंज हुआ, वो वैल्यू तो नहीं चेंज हुई, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाता है। तो यही चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कोई भी टू रो हो और टू कॉलम्स हो उसमें क्या करते हैं हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब इनको रो को कॉलम, यानी टू रो और टू कॉलम्स को आपस में चेंज कर लें तो चेंज कर लेने पे उसकी वैल्यू नहीं चेंज हो, केवल साइन चेंज हो जाता है। तो देखो ये वाला आगे हो गया, यानी A2 इधर आया और A1 उधर गया, तो ये साइन चेंज हो गया। चलिए एक बड़ा एग्जाम्पल लेकर C3 का और समझ लेते हैं। आपको ऐसे मिल जाए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मिल गया। इसको चेंज कर दो, चेंज करने के बस ये जो C2 कॉलम है इसको आगे ले आइए, तो आगे लाओ, इसको माइनस हो जाएगा, तो B1 B2 B3 A1 A2 A3 और C1 C2 C3। आपने क्या देखा कि C1 का जो इंटरचेंज हुआ वो किस में, C2 में हुआ कि नहीं। देखो ये C1 में था तो इसको पहला कॉलम है, इसको हम जानते हैं C1 बोलते हैं, ये किस पे हो C2 हो जाएगा, ये कितना C3 है। तो देखो इन दोनों में हमने क्या कर चेंज ही कर दिया, तो इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी लेकिन क्या साइन चेंज हो जाएगा। जहाँ हमें आवश्यकता पड़ेगी उसको हम प्रॉपर्टी क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल इट्स वैल्यू इज 0, यानी कोई भी ऐसा हो डिटर्मिनेंट्स जिसमें
टू कह रहा है कि टू रो आज टू कॉलम इज आइडेंटिकल, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। चलिए कैसे होती है, अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले लें, जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 और फिर मान लिया जाए A1 A2 A3 बराबर कितना 0। क्यों? क्योंकि ये कॉलम देखो आपस में बराबर C1 इक्वल C2 है, ये दोनों बराबर है ना, तो यही तो कह रहा है टू कॉलम्स और टू रो अगर सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, सादा सा होगा। चलिए एक और ले लेते हैं, अगर A1 A2 A3 और B1 B2 B3 C, इसको भी मान लीजिए ऐसे B1 B2 B3 इक्वल कितना 0। क्यों? क्योंकि देखो दोनों R1 और R2 क्या है, R1 और R2 इक्वल दोनों सेम है, इसीलिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम क्या देंगे 0 लिख देंगे। प्रॉपर्टी 3 ये कह रहा है टू आइडेंटिकल होगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए फिर इसको हम थोड़ा सा एक नंबर ले लेते हैं, उससे समझ लेते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 2 4 1 ये हो गया। आप इसकी वैल्यू देखो, इसमें टू आइडेंटिकल है, मतलब ये रो R1 और R2 बराबर है, इसकी वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। लेकिन 0 कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। आपको एक्सपेंड करना मालूम है, इसमें अगर एक से सीध में यह है और इसको, तो हमने इसको 2 से 1 में मल्टीप्लाई किया 2 हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर ये माइनस होता तो माइनस लगाएंगे तो -2 हो गया, इसके सीध में आएगा 1 से 1 मल्टीप्लाई कराएंगे 1 हो जाएगा, 2 3 जा कितना होगा -6 हो जाएगा, फिर क्या होता है +3 हो जाएगा, इस पर 4 से 1 मल्टीप्लाई कराएंगे 4 हो जाएगा, और 2 से 2 मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होगा ये 4 हो जाएगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब घटाएंगे हम कितना हो जाएगा 1 होगा, 12 में से 2 घटाइए तो कितना -10 हो जाएगा, और -2 6 में से 1 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, +3 ये 4 में से 4 घटा दीजिए, 10 1 10 -10 और माइनस माइनस +10 हो जाएगा, और प्लस कितना 0, ये इससे कट गया तो बराबर देखो 0 आ गया। यानी कोई भी टू रो और टू कॉलम्स उसमें आइडेंटिकल होंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी। देख के आपको तुरंत लिख देना प्रॉपर्टी नंबर क्या करे 3 कर रही थी, तो यह भी आपको समझ में आ चुका। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम्स कह रहा मल्टीप्लाई बाई सेम कांस्टेंट सेक के, यानी कोई भी आपको डिटरमिनेंट्स मिल जाए उसमें कोई एक नंबर्स ले लिया जाए, चाहे उसको कांस्टेंट के ले लिया जाए, उसको चाहे रो से और चाहे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देन कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट्स इज के टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट्स, यानी उसका क्या हो जाएगा, जो अगर कोई भी डिटरमिनेंट दिया गया उसमें के टाइम आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो उसकी जब वैल्यू निकालोगे तो वो डिटरमिनेंट जो है उसको के टाइम्स हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर ये मिल जाए A1 A2 B1 B2, इसको गुणा करा लो, इसको इससे गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा A1 B2 और -A2 B1 हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ चुका, लेकिन इसी में हम k से मल्टीप्लाई करा दे, अगर k से मल्टीप्लाई करा दे KA1 और KA2, यही तो कह रहा है कि किसी भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करें किसी रो में और किसी कॉलम्स में, तो ये हो जाएगा B1 B2। चलो इसको सॉल्व करो, ये इसको गुणा कराओगे तो ये कितना होगा k, चाहे इसको डिटरमिनेंट्स a मान सकते हैं। अगर इसको हमने ले लिया तो इसको गुणा k A1 और B2, और यहाँ पे भी k है तो ये हो जाएगा k A2 और B1 हो जाएगा। k देखो कॉमन है तो A1 B2 -A2 और ये कितना हो B1 हो जाएगा। अब आप देखो अगर इसमें हम देखें तो इसको क्या कर सकते हैं हम कि इन पे k है तो k को आप क्यों क्या कर सकते हो, k है और ये तो डिटर्मिनेंट्स a था, तो देखो k डिटर्मिनेंट्स कितना a होगा। ये तो कह रहा है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट्स हो उसमें k टाइम्स चाहे रो से मल्टीप्लाई कराइए चाहे कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए, लेकिन उसका जो डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा वो k टाइम्स हो जाएगा। तो देखो जो हमारा वास्तविक था ये ओरिजिनल क्या था डिटर्मिनेंट्स, उसके k टाइम्स आगे मल्टीप्लाई हो जाए, तो याद रखना कोई इसकी वैल्यू में चेंज नहीं होती। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 5। इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम्स करा ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज expressed as a sum of two terms, then the determinants can be expressed
एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। मतलब अगर कोई भी डिटर्मिनेंट्स आपको दिया गया तो उसमें कोई सम करके तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल समझें, वैसे तो नहीं समझ में आया होगा, बस एग्जांपल A1 हो जाए और फिर मान लिया जाए A2 A3, फिर ये मिल जाए इसी में कि मान लें कि B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, अब के ऐड करते हैं। के ऐड करने पर देखो, यानी कोई इसमें कहा गया कोई कांस्टेंट ऐड हो जाए तो हम प्लस के ऐड कर देते हैं, तो के ऐड हो गया। यहाँ पे भी देखो फर्स्ट कॉलम में हमने क्या कर के ऐड कर दिया। जब के ऐड कर दिया तो अब इसको क्या करना है, जब ये टूटेगा तो टू कॉलम्स में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट। तो ऐसे आप इनको क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, ये हो गया। तो पहले इसमें देखो A1 B1 C1 इनको जैसे का तैसे नोट कर दो, A1 B1 C1 हो गया। अब के वाले को अभी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है कि के में आपको कुछ करना है। इसके बाद दोनों कॉलम जैसे का तैसे नोट कर दो, ये हो जाएगा A2 B2 और C2 हो जाएगा, फिर A3 B3 और C3 होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं इनमें। तो आगे हमें क्या करना, प्लस कर देना है, यही तो कहा गया दो टू सम्स में ये डिवाइड हो सकता है। अब फर्स्ट वाले कॉलम में इसके बाद जो सेकेंड है इसके, तो उसको प्लस करके आपको जैसे का तैसे नोट कर दे। देखो फिर ये हो जाएगा के और यहाँ पर के, यहाँ पर के, और सेकेंड और थर्ड कॉलम्स में जो वैल्यू है वो जैसे का तैसे आपको नोट डाउन कर देना है। तो ये हो जाएगा A2 B2 और C2 हो जाएगा, ये C2 हो गया, फिर A3 B3 और कितना होगा C3। ऐसे हम लिख सकते हैं टू कॉलम्स में, तो टू डिटर्मिनेंट्स में आप लिख सकते हो। चलिए इसका और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसी में ऐसे आपको मिल जाए और थोड़ा सा कि इसमें अभी हमने एक समझा, ऐसे आपको मिल जाए A1 और A2 A3 और यहाँ पे मिल जाए K1 प्लस K2 और प्लस K3 मिल जाए। फिर ऐसे अगला आपको मिल जाए कि चलो ये दूसरा B1 मान ले, सपोज कर ले ये B1 होगा, ये B2 और ये B3 हो जाएगा, C1 C2 C3 ऐसे हो गया। अब इसमें आपको अगर सेपरेट करना तो अभी जो रूल जैसे इसमें बताया वही से रूल इसमें अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई एनी कॉलम्स हो एनी रो में हो किसी में भी। तो आप देखो ये ऐसे लिखा हुआ, तो हम इनको ऐसे लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाए A1 A2 A3, और फिर देखो और सेकेंड थर्ड कॉलम को इनको जैसे का वैसे आपको नोट डाउन कर देना है कि B1 और ये हो जाएगा B2 B3 C1 C2 C3 हो गया। ये इतना हो गया। इसको हम टू डिटर्मिनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फिर प्लस देखो आगे बढ़ते हैं, जब इसमें ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा K1 K2 K3 और फिर देखो B1 B2 और B3 C1 C2 C3 ये होगा। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन और इसमें अगर आपको 2 इसमें मिला था, सपोज कर ली इसको थोड़ा सा और हम इंक्रीज करके बढ़ाते हैं कि इसी में अगर इनको और थोड़ा सा इंक्रीज करो, जैसे हमने K1 मान लिया इसको, तो ये मान ले D1 हो जाए और ये D2 हो और ये कितना D3 हो जाए, तब क्या होगा, हमारे लिए फिर कंडीशन आ गई कि ये क्या होगा। अब इसमें कोई, तो हमने इसको सेपरेट किया था, तो जैसे इसको सेपरेट किया था वैसे इसको भी सेपरेट कर दिया, बस अभी इसको अभी मत सेपरेट। तो ये D1 हो जाएगा, D2 हो गया और D3 हो गया। फिर यहाँ पे भी ऐसे होगा, D1 हो जाएगा, D2 होगा और प्लस कितना हो जाएगा D3 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि फर्स्ट हमने इसको सेपरेट किया था 2 में। अब सेम यही है सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम में है, इसको भी ऐसे सेपरेट कर दो जैसे अभी आपने पीछे अप्लाई किया। तो चलिए इनको हम अप्लाई करते हैं। तो देखो पहला जैसे का वैसे लिख देंगे, यानी इसको फर्स्ट कॉलम को ऐसे लिख दीजिए A1 A2 A3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो B1 लिखिए, B1 B2 B3 हो जाएगा। इस D1 को छोड़ दीजिए, फिर C1
C2 C3 हो गया। अब आप प्लस लगाइए। अब कि आपको ये वाला नहीं लेना, D1 वाला लेना है, और फर्स्ट कॉलम को ऐसे रह देना है A1 A2 A3, और इसके बाद देखिए ये D1 हो जाएगा, ये D2 होगा, और ये D3 हो जाएगा। फिर देखो C1 C2 C3 होगा। यानी जैसे हमने कहा था, तो इसमें B1 वाले ले ले, दूसरे में यानी फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम को वैसे ही रखे, और इसमें जो है D1 D2 D3 लिख दे। सेम ये फॉर्मेट इसमें अप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा K1 K2 K3, और फिर B1 B2 और B3 C1 C2 और C3 हो जाएगा। आगे इसके आगे हम बढ़ेंगे इसमें, तो जब आगे बढ़ेंगे सेम वही प्रोसेस इसमें हो जाएगा। तो इसमें हमने ये B1 B2 लिख दिया, आगे सेम प्लस लगा के फिर ऐसे लिख देंगे कि K1 K2 और K3 होगा। फिर देखो ये D1 जो है लाइन, इसको ऐसे लिख दो, सेकंड कॉलम में D2 और D3 हो जाएगा, फिर C1 C2 और C3। तो बस ऐसे इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर सेपरेट करने की कहीं आवश्यकता पड़े तो आसानी से ऐसे सेपरेट कर लें। बस आपको जब क्वेश्चन अभी मिलेगा तो उसमें आपको अच्छे समझते जाएंगे, और ऐसे इसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे, आसानी से आंसर हमको फाइंड कर सकते हैं। चलिए, और अगला है कि एक और है इसी में, ये प्रॉपर्टी है। चलिए एक सेकंड, एक प्रॉपर्टी है, उसको देखते हैं कहाँ हम। एक ये प्रॉपर्टी और है, इस प्रॉपर्टी को समझ लीजिए, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट्स भी नहीं है, बस इनको कैसे यूज करना है ये सीख लीजिए, तो ज़्यादा समय नहीं लगे। कह रहा द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज बाय एडिंग एंड, कह रहा सेम मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड कॉलम्स टू बी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो एंड कॉलम्स। यानी कोई भी आपको डिटर्मिनेंट्स दिया गया, तो डिटर्मिनेंट्स में अगर कोई संख्या हम ऐड कर देते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, मल्टीप्लाई करा देंगे तो कोई चेंजिंग नहीं हो। सपोज कर लीजिए आपको एक ऐसे मिल गया A1 A2 और A3, B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे मिल गया, और आपने क्या किया कि इन दोनों को ऐड कर दिया। जैसे कि अगर आपको ऐसा बन के इसमें 3 मल्टीप्लाई करके, यानी ये कॉलम है, तो इसमें क्या करिए, हमने कर दिया R1 ने, ये C1 C2 में हमने क्या कर दिया C2 प्लस 3C1, C2 के साथ इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती। A1 और ये हो जाएगा B1 और C1। हमने C2 लिखा है, C2 के बाद इसमें क्या क्या C1 में इसमें 3 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो देखो A2 हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3A1 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये लिखा हुआ है B2 और C2, इसमें देखो और मल्टीप्लाई कराएंगे 3B1 होगा और प्लस 3C1 हो जाए। लास्ट कॉलम को ऐसे लिख देते हैं A3 और ये B3 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा। तो बस ऐसे किसी को आपको मिलता है, चाहे जैसे उनको आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे तो अभी क्वेश्चन हमें मिलेगा तो उसमें जैसे आपको बताएंगे वैसे अप्लाई कर लेना। ये प्रॉपर्टी इसलिए आपको बता दिए। चलिए, एक प्रॉपर्टी तो नहीं है, वैसे सीख लेते हैं। अगर एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे ऐसे 1 मिल जाए, ये 0, 2 कॉलम्स अगर आपको 0 हो जाए तो वो सबसे आसान होता है। जैसे हम लिख दें यहाँ पे A1 A2 और A3, B1 B2 और B3। अगर 3 × 3 का कोई डिटर्मिनेंट्स है तो यहाँ पर 1 है, और इसको क्या डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, आ जाएगा। यानी A2 और B3 और फिर A3 B2, ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आसानी से। एक और प्रॉपर्टी है, अगर किसी कॉलम या रो उसमें ऑल एलिमेंट्स जरूर है एनी कॉलम्स में, तो इसका मान कितना हो, जैसे A1 A2 और A3, B1 B2 और B3 इक्वल क्या मिल जाए 0। तो देखो यहाँ पर क्या हो, क्योंकि इस रो कॉलम में सभी एलिमेंट क्या है 0 हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो बस आप इतना याद रखिएगा। तो आइए इसी पे एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कह रहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसकी वैल्यू दी गई है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सा है, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, उनमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए,
इसी के नीचे हम लिखते नहीं, ऐसे नोट करते। अभी हमने बताया था, ये देखो कितना है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो कॉलम तीनों आप में लिखे गए हैं। अगर हम क्या करें, इसको घटा दें। घटा देने का मतलब है कि इन दोनों अगर कॉलम्स को घटा दो। अब घटाओगे, देखो अगर हम C2 में, ये C1 है, ये C1 है, ये C2 है, और C2 में C2 माइनस C1 कर दीजिए। और ये कितना है, C3 में C3 माइनस C2 कर दीजिए। अब C2 करने का मतलब अभी हमने कहा कि इसको आपको घटा देना है। अगर आपको घटा देना है इसमें, तो आप इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाना है, तो यही बराबर लगा के डायरेक्ट घटाना चाहो तो ये हो जाएगा 51 लिख दीजिए। इस कॉलम में कुछ नहीं करें, ये 52 हो गया और 53 हो गया। चलिए, ये है C2 माइनस C3, तो 54 में से 51 घटाओगे तो कितना आएगा, 3। और 55 में से 52 घटाओगे कितना आएगा, 3। 56 में से 53 घटाओगे तो कितना आएगा, 3। फिर इसके बाद लिखा C3 में C3 माइनस C2। 56 में से 50 अगर 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 2। और 57 में से 55 घटाओगे तो कितना आएगा, 2। और 58 में 56 घटाओगे तो 2 आ गया। अब आप देखो, इसमें कोई मैट्रिक्स हो, अगर आपको वैल्यू सेम मिल रही किसी रो में, तो उसको हम बाहर ले सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाहर। अगर 3 को बाहर ले लिए तो ये 3 बाहर आ गया, इंटू 2 भी बाहर आ जाएगा। तो देखो कितना बचा, 51, और ये हो जाएगा 52, 53, और ये 1 1 1 1 1 1। तो अब बताइए इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी। अब लिख सकते हैं 6 इंटू 0 बराबर कितना, 0। क्यों, अभी आपको एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं जो अभी हमने बताया था। इसी को प्रॉपर्टी यूज करके, ज़्यादा इसमें सॉल्व नहीं करना होता है, कि अगर आपको प्रॉपर्टी मिलती है कि जो प्रॉपर्टी मिलेगी उसी को यूज कर लेंगे, आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी को यूज करके। ये सेम था, प्रॉपर्टी फर्स्ट थी, ये भी नहीं है, प्रॉपर्टी थर्ड थी। ये देखो लिखा हुआ, इफ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल इट्स वैल्यू इज 0। यानी कोई भी 2 रो और 2 कॉलम उसकी आइडेंटिटी या सेम हो जाए या आइडेंटिटी यानी यूनिट आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये इसी को हमने क्या लिखा है, ये सेम है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो आप देखा इसी को हमने यही जो क्वेश्चन सॉल्व किया कि उसकी वैल्यू कितना आ गई, 0 आ गई। तो हमने क्यों लिखा 0, क्योंकि इसकी दोनों वैल्यू आपको क्या होगी, सेम है, दिख रही है। जब सेम दिख रही है, ये C1 और ये C1 C2 इक्वल कितना है, C3 है, तो इसकी वैल्यू 0 है, तो मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम उसको 0 लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी कितनी थी, P3 की ये प्रॉपर्टी से हमने इसको क्या कर लिया, 0 लिख दिया। तो ऐसे शायद क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन को आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन होगा तो यही चीज़ हम सीखते चलेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे। ऐसे 2 क्वेश्चन है, आप इन दोनों क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर आधारित हैं। तो ऐसे लगाने की कोशिश करिएगा, आपको आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हाँ हम इसको नहीं। इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है कि विदाउट एक्सपेंशन, यानी इसको आपको एक्सपेंशन नहीं करना है, कि एक्सपेंशन कर दोगे तो गलत हो जाए। इसीलिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि सो दैट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स आर 0, यानी इसको वैल्यू दिखाना है 0, लेकिन इसको विदाउट एक्सपेंशन, यानी इसको एक्सपेंशन नहीं करना है। अगर आपने एक्सपेंशन कर दिया, जैसे हमने बेसिक बताए थे आपको डिटर्मिनेंट, तो आपको गलत मान लिया जाएगा, क्योंकि इसीलिए लिखा विदाउट एक्सपेंशन। तो आप बिना एक्सपेंशन के, जैसे अभी हमने इसका क्वेश्चन बताया था वैसे ही सॉल्व करना। तो आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। नहीं हो पाता अगर, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा, हाँ सर नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।